नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए, जो आयोग आए उनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, आज हमने लिया है सबसे पहले जो 52 और 53 में आया था मुदाइलियर आयोग, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रतिवेदन था, इस आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य, कार्य क्षेत्र होगी। ठीक है, इस आयोग का सुझाव क्या थे। ठीक है, वही तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष हो गए, प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव, वित्त व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव क्या रहे, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संबंधी सुझाव। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा है इसे ही क्या मुदाइलियर आयोग के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा बेस बनाते हैं। पहले 1952-53 में भी कुछ परिवर्तन हुए थे, कुछ शिक्षा नीति आई थी, पहले आपका बेस बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम कब 1948 में विश्वविद्यालय आयोग। कब 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, 1948 याद रखना, नाम है विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। उसका गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, राधाकृष्णन कमीशन का जो गठन था 1948 में हुआ था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, 1949 में। राधाकृष्णन कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए थे। ठीक है, लेकिन उस शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचा कैसे उठाया जाए, इसमें भी कुछ कमियां थी। इसे दूर करने के लिए, ठीक है, फिर एक समिति का गठन हुआ, जिसका नाम क्या रखा, ताराचंद समिति। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन भी उसी के समय हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है, जस्ट उसी के बाद जब क्या हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग, जिसे मुदाइलियर कमीशन कहते हैं, 1948 में इसका गठन हुआ। इसी के तुरंत बाद इन सभी की कमियों को देखते हुए ताराचंद समिति का गठन हुआ। इसने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। कब की थी, इसने भी 1949 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने उस रिपोर्ट के अनुसार भी क्या दिए, जो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव थे उनमें भी इन्होंने क्या दिए, मुख्य सुझाव दिए, उसकी कमियों को दूर किया और एक नया रूप उसे दिया। ठीक है, तो इसकी भी कमियां थी, इसकी कमियां को दूर करने के लिए 1952-53, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952-53 में किसका गठन होता है, मुदाइलियर आयोग, जिसे क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन होता है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, देखो मुदाइलियर कमीशन 1952 या 53 माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1953 में 52 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। जो मुदाइलियर कमीशन था 1952 में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा का ढांचा था, ढांचा क्या होता है, जो बनावट संरचना, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें सुधार लाने के लिए इसको क्या गठित किया गया था, किसे, मुदाइलियर आयोग को। ठीक है, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदाइलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। अब देखो पूरी डेट आ गई है। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, जिसे मुदाइलियर कमीशन जाना जाता है, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदाइलियर है। ठीक है, कौन थे मुझे बताइए फटाफट, ये मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति थे। कौन थे, हमारे मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदाइलियर। इनके ही नाम पर ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम क्या, मुदाइलियर कमीशन पड़ा। इसको कब, 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी स्वामी मुदाइलियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की गई थी। उन्हीं के नाम पर इसे मुदाइलियर कमीशन कहा गया। ठीक है, आयोग ने पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। ठीक है, इस आयोग ने क्या की थी, जो क्या था, हमारा पाठ्यक्रम था, ठीक है, जो पाठ्यक्रम में क्या विविधता लाने के लिए, ठीक है, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने तथा त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश किसने की थी, मुदाइलियर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। वहीं डॉक्टर A.N. वासु को इस आयोग का क्या सचिव नियुक्त किया गया, जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे, जो देश के क्या
विभिन्न भागों का क्या करते थे, भ्रमण करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि देखो इस आयोग का एक प्रतिवेदन निकला, उसमें दो विधियां अपनाई गई थी। एक था आपका प्रश्नावली विधि, एक था आपका साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि में क्या हो गया, उसमें तो क्या बनाएगी, प्रतियां बनाएगी, प्रश्नावली माध्यम से क्या एक डाटा तैयार किया गया और उसे देश के अलग अलग स्कूलों में या संस्थानों में भेज दिया गया, उसका एक डाटा तैयार किया गया। ठीक है, सांख्यिकीय डाटा तैयार किया गया था। लेकिन जो साक्षात्कार था, इसमें क्या हुआ, जो सचिव थे A.N. वासु, ठीक है, इन्हें सचिव बनाया गया था। ये देश विदेश के विभिन्न प्रांतों, राज्य, स्टेट, क्षेत्र में इन्होंने भ्रमण किया और उनका क्या किया, आका किया, इन्होंने भी क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, वहीं आगे देखो, आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया और उनका अध्ययन किया तथा 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, दो विधियों से इन्होंने क्या किया, आकलन किया और 29 सितंबर 1953 को इन्होंने अपनी क्या की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो क्या उस रिपोर्ट के गुण थे, क्या दोष थे, क्या कार्य थे, क्या उसमें कमी थी, किन कमियों को हटाया गया, अब उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। अगर इधर तक आप किसी को कोई परेशानी है, आप मुझे बताइए, मैं आपको और इजी शब्दों में क्या कर दूंगा, डिफाइन करूंगा और इजी तरीके से आपको समझा दूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए विजिट कर रहे हैं तो पसंद आए वीडियो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, समय पर वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हो। तो आइए चर्चा करते हैं माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या थे। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसे मुदाइलियर कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसके दोष क्या थे। देखो, शिक्षा पद्धति, ठीक है, शिक्षा पद्धति का पुस्तकों पर आधारित होना। जो शिक्षा पद्धति थी वो किस पे आधारित थी, पुस्तकों पर आधारित थी। ठीक है, एक पक्षीय शिक्षा का होना, शिक्षा कैसी थी उस समय, एक पक्षीय शिक्षा का होना, व्यवहारिक विषय शामिल न होना। ठीक है, बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास आपका क्या करता है, स्वागत करता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो उस समय जो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था, ये क्या था, एक पक्षीय शिक्षा थी इसमें। ठीक है, और व्यवहारिक शिक्षा शामिल नहीं थी इसमें, ना होना था। और जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या थी, पुस्तकों पर आधारित थी। ठीक है, वही शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ संबंध अंतःक्रिया नहीं होती थी। देखो, बहुत अगर आपको कुछ सीखना है तो आपके और आपके शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए और आपके जो क्रियाएं होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, अंतःक्रियाएं होनी चाहिए। आप शिक्षक और विद्यार्थी में क्या होने चाहिए, विचार विमर्श होने चाहिए थे। ये इस आयोग में नहीं था। ठीक है, इसकी कमियां या दोषों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, मूल्यांकन करना कठिन होना, इसमें क्या था, इस कमीशन में मूल्यांकन करना क्या था, कठिन था। पाठ्यक्रम का बोझिल और नीरज होना। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या था, बोरिश था, मतलब कि बोरिश था, मतलब बोर वाला था, मतलब कि एक कठिन टाइप का, मतलब कि उलझाऊ पाठ्यक्रम था। नीरज होना। ठीक है, दोषपूर्ण, अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो क्या क्या इसमें शिक्षण विधियों दोषपूर्ण थी। ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है शिक्षा के क्षेत्र में। आज तो शिक्षा जो एजुकेशन का स्कोप है इतना आगे पहुंच गया कि इसके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसके दोष क्या क्या थे, मैंने बताया कि शिक्षा एक पक्षीय थी। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित थी। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी, मूल्यांकन करना कठिन होता था। तो ये इसके क्या थे, दोष थे। लेकिन अब जो शिक्षण विधियां थी, जो पढ़ाने के विधि होते थे शिक्षक के, वो क्या क्या दोषपूर्ण थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की ज्यादा संख्या होना। देखो, एक कक्षा में विद्यार्थियों की क्या ज्यादा संख्या होना, अगर अधिक संख्या में विद्यार्थी कक्षा में होंगे तो संप्रेषण आवाज सभी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आप सभी बच्चों पर क्या फोकस नहीं कर पाते हो। अगर 250-300 की क्लास होगी तो बड़ा हॉल होगा तो आप कितने बच्चों को वहां पे क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। आपकी आवाज, अगर आप कुछ चीजें समझा रहे हैं तो आपकी आवाज पीछे तक जाना और आपकी एक नजर सब बच्चों पे पड़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन होता है। तो विद्यार्थियों की अधिक संख्या होना। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम लागू होना। ठीक है, हमारा देश भारत देश है, जो मातृभाषा जिसकी क्या है, हिंदी है, हमें गर्व है। यहाँ देखो, वेद पुराण उपनिषद, ऐसे महान महान, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ठीक है, और कुमार संभवम जैसे बड़े बड़े रचनाएं लिखी गई। ठीक है, ये तो क्या था, शिक्षा का हब रहा है भारत। ठीक है, वैदिक शिक्षा, बहुत पुराने पुराने, नालंदा होगी, ठीक है, तक्षशिला होगी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे भारत पे। ठीक है, तो वही क्या था,
तो इसमें अंग्रेजी शिक्षा का लागू होना तो बहुत बड़ा इसका क्या था, दोष था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु नया प्रयास, जो माध्यमिक शिक्षा था उसके पुनर्गठन हेतु नया प्रयास। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष होनी। तो ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। इसका प्रारंभ प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 5 उत्तरण के बाद होना चाहिए। इसका प्रारंभ कब होना चाहिए, जब कक्षा 5 उत्तरण क्या कर लेता है, उत्तीर्ण कर लेता है, उसके बाद होना चाहिए। पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल। ठीक है, देखो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, देखो व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी होनी चाहिए, राष्ट्रीय भी होनी चाहिए, सामाजिक भी होनी चाहिए, टेक्निकल भी होनी चाहिए और पॉलिटेक्निकल भी होनी चाहिए, कि सभी प्रकार की शिक्षा उसमें क्या करनी चाहिए, स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, वहीं आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की यह अवधि 2 भागों में विभाजित होनी चाहिए। पहला भाग 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा तथा दूसरा भाग 4 वर्ष तक उच्च शिक्षा का होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा की जो ये शिक्षा है ये 2 भागों में विभाजित होना चाहिए। पहला आपका 3 वर्ष जूनियर शिक्षा तक, दूसरा आपका 4 वर्ष माध्यमिक उच्च शिक्षा तक। ठीक है, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को हाई स्कूल तथा 12वीं को विश्वविद्यालय से जोड़ देना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, जो अभी आप पढ़ रहे हो 10 + 2, ठीक है, हाई स्कूल 10 तक, 11 12 आपका इंटरमीडिएट आ जाता है। तो क्या बोल रहा है, पहले भाग में क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा तथा दूसरे भाग में 4 वर्ष तक उच्च शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, 11वीं एवं 12वीं कक्षा के इंटरमीडिएट कक्षा को बदलकर 11वीं कक्षा को, देखो 11वीं को क्या करना चाहिए, हाई स्कूल में संलग्न करना चाहिए और 12वीं को विश्वविद्यालय में जोड़ देना चाहिए, ऐसा ये कमीशन बोलता है। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही माध्यमिक कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष की पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम रखा जाना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा पर विशेष प्रबंधन होना चाहिए। इसके साथ साथ ही उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योग और शिक्षा प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, जो ग्रामीण स्तर के विद्यालय हैं उनमें किस पे विशेष प्रबंधन दिया जाना चाहिए, तो किस पे दिया जाना चाहिए, आप मुझे बताइए फटाफट। तो ग्रामीण शिक्षा पे कृषि हो गया, ठीक है, उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योग शिक्षा पर क्या देना चाहिए, विशेष बल देना चाहिए। देखो सभी जो विद्यालय हैं उन पे बल देना चाहिए, सभी को कृषि का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पशुपालन का होना चाहिए, कुटीर उद्योग के ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यालयों में, लेकिन ये क्या बोला कि ग्रामीण विद्यालयों में इसने जोड़ दिया इस आयोग ने। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर कुछ विशेष आवासीय स्कूल भी खुल जाए जिससे बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाए। आवासीय स्कूल भी खुल जाए जिससे बच्चों को क्या दोपहर का क्या भोजन भी दिया जाए। योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, योग्य छात्र हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। नेत्र या नेत्रहीनों, वाकमुख, बधिर व्यक्तियों को शिक्षा के लिए भी विद्यालय का प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, विकलांग, हाँ, उसे अब विकलांग नहीं कहा जाता है, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द यूज होता है। ठीक है, तो नेत्रहीन है जो वाक मूक बधिर है, जो बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या विद्यालयों का प्रबंध होना चाहिए। सरकार के द्वारा उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाकर इससे प्राप्त धन टेक्निकल शिक्षा विस्तार पर करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि उद्योगों पर उद्योग शिक्षा कर लगाकर इसका क्या करना चाहिए, जो टैक्स आए उससे क्या करना चाहिए, टेक्निकल शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। वहीं बालक बालिकाओं को शिक्षा में विशेष अंतर की आवश्यकता न होने पर भी बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की समुचित व्यवस्था आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, बालक बालकों के लिए, ठीक है, जो बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान की भी क्या समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें वो क्या सीखे कि एक गृह विज्ञान की गृह विज्ञान, जो गृह विज्ञान होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके ज्ञान के भी क्या होनी चाहिए, उनको परख होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब देखो भाषा के अध्ययन के लिए क्या सुझाव दिए इस मुदाइलर कमीशन ने। देखो भाषाओं को पढ़ने के लिए 5 भाषा समूह पर विचार करना चाहिए। मातृभाषा हो गया, देख, ठीक है, प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा न हो तो प्रादेशिक भाषा, ठीक है, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत, अरबी, लैटिन और फारसी। ठीक है, ये क्या है आपकी शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, वहीं अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, और 5वां आपका अगर विद्यालय जो पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की सरकारी भाषा है। ठीक है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। ठीक है,
तो इसे क्या होना चाहिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि यह केंद्र की सरकारी भाषा है। इसके साथ ही आयोग ने पाठ्यक्रम में संस्कृत को भी उचित स्थान देने का सुझाव दिया। ठीक है, इसके साथ ही मुदाइलर आयोग ने संस्कृत को भी क्या दिया, एक उचित स्थान देने का सुझाव दिया। माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम जो क्या होना चाहिए, मातृभाषा या प्रादेशिक होना चाहिए। जो माध्यमिक स्तर है उसमें शिक्षा का क्या स्तर कैसा होना चाहिए, माध्यमिक या प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। वही नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी का अनिवार्य विषय बना रहना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा कौन है, अंग्रेजी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम और विषय कैसे होने चाहिए जो मुदाइलर कमीशन था। ठीक है, मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय में अगर बात करें तो भाषाएं होनी चाहिए, सामान्य विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, कला एवं संगीत होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, शिल्प और आपका क्या शारीरिक शिक्षा आदि इसमें होनी चाहिए। किसमें होने चाहिए, जो मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल है इसमें इन विषयों को क्या संलग्न करना चाहिए। शिल्प हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, सामाजिक विज्ञान, कला एवं संगीत, गणित, सामान्य विज्ञान एवं भाषाएं हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, आपकी अंग्रेजी भी हो सकती है। वहीं उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के विषय कैसे होने चाहिए, भाषा तो होनी चाहिए, उनके साथ सामाजिक अध्ययन होना चाहिए जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ये सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है। उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज होना चाहिए, हस्तशिल्प भी उन्हें आना चाहिए। ठीक है, इन भाषाओं को, इन विषयों को उसमें सम्मिलित किया गया। इन सभी विषयों के अंतर्गत 7 समूह भी होंगे जिसमें मानव विज्ञान, प्रावैधिक हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया। ठीक है, ये चीजें अभी वाणिज्य भी क्या होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। वहीं कृषि विज्ञान भी शामिल होना चाहिए, ललित कलाएं, ग्रह विज्ञान आदि उसमें शामिल हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है भाषाओं एवं मूल्यांकन संबंधी क्या सुझाव दिए थे उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। छात्रों की सैर वांगड़ी प्रगति एवं उपलब्धियों को जानने के लिए समय समय पर अनेक या उनके द्वारा किए गए कार्यों को अभिलेखों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, छात्रों द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनके द्वारा अभिलेख करके उनका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। अंतिम मूल्यांकन में आंतरिक परीक्षा और विद्यालय अभिलेखों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो अंतिम मूल्यांकन होता है उसमें किसे बल देना चाहिए, जो अभिलेखों को महत्व देना चाहिए। ठीक है, अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवाओं के बारे में आप इस आयोग ने क्या सुझाव दिए, देखो सभी विद्यालयों में अध्यापक चयन के लिए एक तरह की पद्धति अपनाई गई जाए। ठीक है, जो सभी विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों को, शिक्षकों को अगर तुम्हें चयन करना है तो उनके लिए एक पद्धति अपनाई जाए। ठीक है, समान योग्यता और समान काम करने वाले अध्यापकों के लिए वेतन समान होना चाहिए। ठीक है, समान योग्यता, समान काम करने वाले अध्यापकों के लिए जो वेतन भत्ते, जो सेवा, जो सर्विस होती है वो क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, वही शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक हैं उनकी क्या, जो प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं उनकी प्रथा क्या करनी चाहिए, समाप्त करनी चाहिए। अब परिचर्चा कर लेते हैं प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। ठीक है, जो शिक्षक संबंधी वेतन संबंधी सुझाव थे वो तो बता दिए। अब प्रशासन एवं वित्त संबंधी, ठीक है, जो प्रशासन है और जो उससे धन संबंधी जो प्रबंध कैसे किया जाए, वित्त का कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरफ से प्रत्येक प्रशासनिक ढांचा प्रांत में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में अपने सुझाव दे। क्या बोल रहा है कि केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड की क्या करना चाहिए, स्थापना करना चाहिए जो समय समय पर प्रांतीय शिक्षा की व्यवस्था में अपने सुझाव देते रहे, कमियों को दूर करते रहे। जिन प्रांतों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है उनमें इसका गठन किया जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, जिन प्रांतों में इसका गठन नहीं किया गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, तो स्टूडेंट उसमें इनका क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। वहीं शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है। वहीं जो शिक्षा निदेशक का कार्य था वो शिक्षा मंत्री को शिक्षा के क्षेत्र में संबंध में क्या सलाह देना है। अंतिम स्लाइड आपके लिए है स्टूडेंट, बोल रहा है काम के घंटे और अवकाश क्या रहने चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं आवर्स ऑफ वर्किंग एंड जो वैकेशन है उनके बारे में। देखो एक नियम के रूप में एक स्कूल में कार्य दिवसों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 200 से कम होनी चाहिए। ठीक है, प्रति सप्ताह काम के घंटे कम से कम 35 अवधि प्रत्येक 45 मिनट के बारे में होना चाहिए। ठीक है, 35 मिनट या 45 मिनट बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उतने का क्या होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए।
और क्या बोल रहा है, स्कूल को सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से काम करना चाहिए और विद्यालय को सप्ताह में 6 दिन क्या करने चाहिए, नियमित रूप से काम करना चाहिए। उनकी एक निश्चित अवधि हो 35 मिनट या 45 मिनट होनी चाहिए और सप्ताह में 6 दिन उन्हें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये स्कूल के अवकाश एवं घंटों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपका क्या है कि आमतौर पर वर्ष के दौरान जो उपयुक्त अवधियों पर 2 महीनों का ग्रीष्मकाल और 10 से 15 दिनों का विराम होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को वास्तव में शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट है, जो माध्यमिक आयोग है, उसे क्या कहा जाता है, वास्तव में शिक्षकों के लिए क्या कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। यह भारत में शिक्षा के विकास का एक मील का पत्थर है। यह क्या है, भारत में शिक्षा के विकास का एक मील का पत्थर है। कौन सा, हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग। वही थर्ड पॉइंट है आपके लिए, अपनी विभिन्न कमियों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आयोग ने स्वर्णिम मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, स्वर्णिम मार्ग को क्या किया, दिशा निर्देश दिया और वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया गया था। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा आज, मुदाइलर कमीशन, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ, मैंने आपको बताया 23 सितंबर कब हुआ था, बताओ मुझे, 1952 से 53 में हुआ था। इससे पहले हमारा कौन सा, 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी कमियों को देखते हुए ताराचंद समिति का गठन भी इसी वर्ष होता है और 1949 में ही क्या की जाती है, उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत होती है। और फिर हमारा मुदाइलर कमीशन का क्या होता है, गठन होता है 23 सितंबर 1952 को। ठीक है, यह कितने 244 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज होता है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलू पर 14 प्रकरणों के अंतर्गत प्रकाश डाला था। ठीक है, 244 पृष्ठों का क्या एक प्रतिवेदन तैयार होता है और 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार को यह प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उसमें हमने आज पहला पढ़ लिया क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदाइलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदाइलर कमीशन 1952 टू 53 में इसका क्या हुआ था, इसे भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। ठीक है, आज हमने पहला पढ़ लिया, कल हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, जो दूसरा कमीशन आया था उसका नाम क्या था, फटाफट मुझे बताइए। जो दूसरा कमीशन था वो हमारा आया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन आया था, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 1964 से 66 में हुआ था। इसमें क्या परिवर्तन हुए थे, ठीक है, जो मुदाइलर कमीशन की कमियां थी उन्हें दूर करके इनमें एक नया मोड़ आया। जो नई शिक्षा नीति लागू होती है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से या कोठारी कमीशन के नाम से क्या होती है, आपके समक्ष उपस्थित होती है। नई वीडियो में आपके लिए जल्द कल मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे आपके लिए क्या होगा, प्रोवाइड होगा। अगर आपको इसी प्रकार की तो वीडियो चाहिए, आप हमारे चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।